हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण भदौलिया एक बार फिर आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी 3 क्लासेस मैं आपके ले चुका हूं जिसमें हमने हिस्ट्री पर डिस्कस किया, जो कि सोशल स्टडी का एक पार्ट है आपकी क्लास 10th में। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी हमने कवर किया था। तो आज मैं फिर एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि सोशल साइंस का ही है। ये ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी के बारे में बताने का मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बताना पड़े, आप क्लास 10th में आ चुके हैं कि ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, जिसमें हम पर्यावरण, प्रकृति, ज़मीन, आसमान, धूप, चांद, सितारे, तारे, ग्रह, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसी का एक चैप्टर है क्लास 10th में जो कि फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्लाइड पर लिखा हुआ, और आपकी बुक में भी है, आप बुक में भी देख सकते हैं। और आज जब ये क्लास स्टार्ट हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपनी किताब ले लें, किताब अपने साथ में रखें और उस किताब को साथ में रीड करते जाए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लोगों के लिए भी, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी, क्योंकि भूगोल एक बड़ा पार्ट कवर करता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। और खासतौर पे ये चैप्टर जिसमें हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि भारत सरकार इस समय कई नीतियां बना रही है अपने देश को डेवलप करने के लिए, और डेवलप होता है रिसोर्सेज से। तो चलिए बात करते हैं, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले बात कर लेते हैं हम इसके नाम पर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब होता है हिंदी में संसाधन। हम जिन वस्तुओं को यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं, और हम एक बड़े लेवल पर करते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करना कहलाता है रिसोर्सेज को यूज़ करना। तो रिसोर्सेज क्या हुए? वो सब चीज़ें। पानी क्या है? एक रिसोर्स है। धूप क्या है? सनलाइट क्या है? एक रिसोर्स है। बिजली क्या है? एक रिसोर्स है। ये सारी चीज़ें रिसोर्स हैं, मतलब इनसे हमें कुछ ना कुछ जीवन उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है विकास। जब रिसोर्सेज होंगे तो विकास होगा। किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट का मतलब रिसोर्स क्या देना कोई गलत बात नहीं है। जिस देश में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो देश उतना ही डेवलप होगा। तो आ जाते हैं डेफिनेशन पर, जो कि थोड़ी सी किताबी डेफिनेशन है और साथ ही मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज everything available in our environment which can be used to satisfy our need। यही मैंने आपको बताई, हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति ने हमें वो सारी चीजें दी हैं जिसका हमें उपयोग जीवन में जरूरी है। प्रकृति ने पहले से ही दे के रखा है। एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को ही नहीं, केवल सारे जगत को, इस पूरे संसार को जिन चीजों की जरूरत है वो प्रकृति ने पहले से ही हमको दी हुई हैं। सेटिस्फाई अवर नीड, ताकि हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है, इन सारे टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आ जाते हैं पहले टर्म्स पर। इसमें लिखा हुआ है इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा? अब भाई, अब ये बताइए कि आपको जो घर में सोना है, गोल्ड जिसको बोलते हैं, वो हमें डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं से रिसोर्स से मिल रहा है। इसके अलावा और भी है, कोल ले लीजिए आप, कोयले की खदानें होती हैं। हीरा ले लीजिए, हीरे की खदानें होती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे थीं? ये प्रकृति में छुपी हुई थीं, जिनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने इनको उपयोग करने लायक बनाया। तो रिसोर्सेज का एक मतलब है, पहली बात तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल। ये क्या होता है? इकोनॉमिकली का मतलब आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक्स तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी ही होगी, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहाँ पैसे की बात होने लगती है, जहाँ दाम की, कीमत की बात होने लगती है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का मतलब ये भी है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रिसोर्सेज को निकालना, इतना पैसा ना खर्च हो जाए उसको निकालने के बाद कि वो जब यूज होने के लिए हमारे काम में आए तो हमें घाटे में चले जाए। मतलब आपने मान लीजिए कोई चीज़ खो दी,
आपने कोई चीज़ ज़मीन से निकाली और उसको पता चला कि इस ज़मीन के नीचे ये जो चीज़ है मान लो पानी ही है, ठीक है, और उसको टेक्नोलॉजी उसमें इतनी ज़्यादा लग जाए कि हमारा जो लगा हुआ पैसा है, मान लो हमने तो 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके कोई चीज़ निकाली और उसके बाद पता चला कि अंदर से जो चीज़ निकली है उसको अगर हम बाजार में बेचने जाएं तो वो 1 क्या 2 लाख रुपए की बिकेगी। तो मतलब 4-5 लाख रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए की चीज़ नीचे से निकालना तो बेवकूफ़ी है। तो रिसोर्सेस वो भी कहलाते हैं जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब घाटा ना हो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और समाज उनको उपयोग में ला सके, समाज उस रिसोर्स को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ये हमारे काम का है। ऐसा नहीं कि कुछ भी खोद के निकाल के ले आए, काम का ही नहीं है, टेक्नोलॉजी बर्बाद चली गई, पैसा बर्बाद चला गया, समाज को उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो रिसोर्सेस का मतलब होता है एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। हमारी जरूरतों की जितने भी चीजें हैं वो प्रकृति ने हमको दी हुई हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली विजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस। क्लियर है? बता दिया मैंने आपको। आपको अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप फिर से बैक में जाके एक बार फिर से मेरी बातों को सुने और समझें, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए तो यहाँ पे इमेजेस लगाई हुई हैं कि ये जो देख रहे हैं आप, ये कोयले की खदान है, यहाँ से कोयला निकल रहा है, टेक्नोलॉजी भी आप इसमें देख रहे हैं यूज़ हो रही है, और यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम विंड से एनर्जी बना रहे हैं। रिसोर्स है ये, हम रिसोर्स से क्या है, विंड से हम एनर्जी बना रहे हैं, ये रिसोर्स हो गया, ठीक है। ये कोल क्या है, रिसोर्स है एक। रिसोर्स का मतलब है संसाधन, कोयला एक संसाधन है जिसका हम यूज़ करते हैं। समाज इसको एक्सेप्ट भी करता है, टेक्नोलॉजी इसको निकालती भी है, और ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, तभी तो गवर्नमेंट निकाल रही है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि इसमें इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके ये बताया गया है कि ये तीनों चीज़ें रन कैसे करती हैं, कैसे काम कर रही हैं, हर देश के गवर्नमेंट में ये क्या उपयोग है इनका। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम आपने पढ़ा ही है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे आप कुछ समझ सकते हैं कि ये आप इस चार्ट से समझें कि ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन तीनों चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, और ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मतलब मैं या हम या आप सब, या ये पूरा जगत का जगत, पूरा संसार। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर में टेक्नोलॉजी का यूज करके रिसोर्सेस निकालता है और फिर उन रिसोर्सेस को यूज करता है, लेकिन उन रिसोर्सेस की स्टडी करने के लिए, उन रिसोर्सेस को कंजर्वेट करने के लिए, उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए, उन पर नई नई नीतियां बनाने के लिए हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है। हमारे यहाँ कोयले की स्टडी के लिए इंस्टीट्यूशन है, गोल्ड की स्टडी के लिए इंस्टीट्यूशन है, प्लेटिनम की स्टडी के लिए इंस्टीट्यूशन है, यहाँ तक कि पानी के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, लेक जो है झरने हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन है, ओशियन के लिए इंस्टीट्यूशन है, फिशरीज के लिए इंस्टीट्यूशन है। मतलब गवर्नमेंट ने हर तरीके के लिए संस्थान बनाए हुए हैं हर रिसोर्सेज की स्टडी करने के लिए। तो ये इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के। कौन कौन? नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। समझ गए बात को? तीनों में यही संबंध है। ये चार्ट अभी बीच में मैंने बना दिया है, लेकिन धीमे धीमे आपको ये पूरा समझ में आएगा कि इसके ये फ्लो चार्ट है, इसकी आगे की कहानी आगे की स्लाइड्स में। फिर भी एक मोटे तौर पे मैं समझा देता हूँ आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशंस यानी क्या होता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या होता है। क्लासिफिकेशन मतलब चीज़ों को बांटना, और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हर चैप्टर में जब आप कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स पढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ते हैं। ये बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सब में क्लासिफिकेशंस होता ही है। क्लासिफिकेशंस इसलिए किया जाता है ताकि हम चीज़ों को सरल कर सकें। आप स्कूल जाते हैं, सारे के सारे फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं जब, तो स्कूल में अलग अलग क्लासेस क्यों बनाई गई? इसलिए ताकि ये पता चल सके कि इस क्लास में जाएंगे तो इसमें सारे 8th क्लास के स्टूडेंट या 10th क्लास के स्टूडेंट मिल जाएंगे। प्रेयर की जब लाइन में हम खड़े होते हैं, रो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कोई भी बच्चे से बोल दिया प्रिंसिपल ने कि कहीं भी जाके खड़े हो जाओ और प्रेयर करने लगो। नहीं,
वो एक रो रिप्रेजेंट करती है एक एक क्लास को। मतलब उस स्कूल के सारे बच्चों का क्लासिफिकेशन क्यों कर दिया, ताकि टीचर्स को, वहाँ की फैकल्टी को, वहाँ के सारे काम करने वालों को पता चल सके कि ये बच्चे क्लास 8th के हैं, ये 9th के हैं, ये 10th के हैं। इसी प्रकार से सेक्शन बांटे जाते हैं। फिर ऐसे ही क्लासिफिकेशन जरूरी है किसी भी चीज़ को सरल करने के समझने के लिए। यहाँ पे हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया, काफ़ी बड़े तौर पे आपको दिख रहा होगा। मेन इसमें है कि रिसोर्सेज 2 टाइप्स के जो हैं, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज तो हम पढ़ ही रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमंस के अंदर आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको बताया कि इनकी स्टडी करने के लिए ह्यूमंस ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, उनमें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, खुद भी टीचर्स भी हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी पर ये ध्यान देते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल के अंदर आपको बायोलॉजिकल फैक्ट मिलेंगे, नेचुरल वाइल्ड लाइफ चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपको अच्छे से समझना है इसको तो आपको आगे की स्लाइड पे चलना होगा, क्योंकि ये जो चार्ट है ये आगे वाली स्लाइड्स में काम आएगा, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशंस मैंने पहले इसका फ्लो चार्ट बना दिया, समझाया इसको बाद में है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के जो बड़े 3 तरीके हैं उनमें से एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेस। इसका हिंदी में मतलब हुआ, एक वर्ड आता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को शायद ना पता हो, उत्पत्ति। यहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, कहाँ से ये निकले हैं। तो जहाँ से रिसोर्सेस निकल रहे हैं उस लेवल पर ये 2 टाइप्स, ये उस टाइप में कितने प्रकार के रिसोर्सेस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिसोर्सेस। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। रिसोर्सेस के निकलने के आधार पर, निकलने के बेस पर इसको 2 टाइप में बांटा गया है। उन 2 टाइप्स में से पहला टाइप है बायोटिक। बायोटिक नाम आपने शायद पहली बार नहीं सुना होगा, आपने पहले भी सुना होगा, आपने क्लास 6-7 में ही शायद ये नाम सुन लिया हो, क्योंकि बायोलॉजी में जो रहता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं बेसिस ओरिजिन के आधार पर। उनमें से पहला है बायोटिक। ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें जीवित अवस्था में हैं, जो जीवन जिनमें है, वो सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेस हैं। उनमें से हम भी एक हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड दे हैव लाइफ। बायोस्फीयर्स आपने पढ़े हैं, पिछली क्लासेस में आपने बायोस्फीयर्स पढ़े हुए हैं। और बायोस्फीयर के अंदर आने वाली चीज़ों को कहते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट, जिनमें होती है लाइफ, जैसे कि हम में, सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। और दूसरे कौन से हैं? अबायोटिक रिसोर्सेस। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेस। संसाधन के ओरिजिन के आधार पर एक तो था बायोटिक, जिनमें हम लोग आते हैं, और दूसरे होते हैं अबायोटिक। इनमें जीवन नहीं होता लेकिन इनसे ही जीवन होता है। इनमें जीवन नहीं होता लेकिन इनसे ही जीवन होता है। हमारे अंदर जीवन इन्हीं चीज़ों से है। किन चीज़ों से है? अबायोटिक रिसोर्सेज से। ये सारे रिसोर्सेज हमको मिलते हैं तब हम यहाँ पर सरलता से जीवन जी सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? सच एज विंड, हवा। हवा एक रिसोर्स है, कहीं से कुछ हमें उससे मिल रहा है ना, जिससे भी हमें कुछ मिलता है वो हमारी रिसोर्सेस ही है। अगर हमें इस कमरे में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मुझको लाइट मिल रही है, तो इसका रिसोर्स यहाँ पर लगी हुई एक लाइट है, जहाँ से इसकी निकल रही है ये लाइट, वो इसका रिसोर्स है और वो मुझको मिल रही है। तो मेरे लिए ये क्या हो गया? एक लाइट का रिसोर्स हो गया। ये एलईडी बल्ब मेरे लिए एक लाइट का रिसोर्स हो गया। विंड, वाटर, एयर, रॉक, मेटल, हवा, पानी, पहाड़, हर प्रकार की मेटल, सोना, चांदी, लोहा, ब्रॉन्ज, हर प्रकार की मेटल अबायोटिक कंपोनेंट में आती है, ठीक है। रिसोर्सेस में हमने पहले क्लासिफिकेशन में, पहले क्लासिफिकेशन के अंदर जो उसका सब क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज, 2 टाइप के, बायोटिक, अबायोटिक। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एकदम आपके अंदर अच्छे से बैठ जाए ये चीज़, ठीक है। कुछ इससे समझ लेते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के कुछ पिक्चर्स यहाँ आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। जैसे बायोटिक, फंजाई, प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, आर्की, बैक्टीरिया, ये सभी में जान होती है। बैक्टीरिया, आर्की, ये सब फंजाई वगैरह आपने सब ने देखी हुई। बैक्टीरिया आपने नहीं देखा होगा, जिन्होंने देखा होगा माइक्रोस्कोप से उनको पता होगा कि ये हमें ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन है ना, इनके अस्तित्व तो इस दुनिया में है। ये जीवन जी रहे हैं अपना, है ना, यूनिसेलुलर होते हैं ये, ठीक है। तो ये बायोटिक फैक्टर होते हैं। और बायोटिक फैक्टर अभी हम यहीं पर देख सकते हैं,
आप अपने कमरे का गेट खोलेंगे, आपको अबायोटिक फैक्टर, आपके कमरे के अंदर जहाँ आप बैठे हैं वहाँ भी है, हवा तो चली रही है, सांस तो हम उसी से ले रहे हैं। एयर, सैलिनिटी, सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि अबायोटिक रिसोर्सेस हमको मिलते हैं, वो इन्हीं से मिलते हैं। अभी हमने देखा ओरिजिन के आधार पर, और सेकंड हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी क्या होता है? अभी तो हमने देखा कि ये चलते कैसे हैं, ये उत्पन्न कैसे होते हैं, उनके आधार पर हमने पता किया कि ये कैसे हमने निकाले। हम खुद एक बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब हम भी एक रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन रिसोर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम रिसोर्स कैसे हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे है, मतलब कहीं से कोई चीज़ निकालने के आधार पर ये कितने समय तक निकलेगी या नहीं निकलेगी, लगातार निकलती रहेगी या एक समय बाद वहाँ से रिसोर्स निकलना बंद हो जाएगा, मतलब वो रिसोर्स खत्म हो जाएंगे या वो रिसोर्स चलते ही रहेंगे। इसी आधार पर हमने 2 टाइप्स के रिसोर्स बनाए हैं, जिसमें से पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। नाम से समझ में आ रहा है, रिन्यूएबल, रिन्यू करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, ये सारे शब्द आप सुन रहे हैं। रिसाइकिलिंग को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस समय बढ़ावा दे रही है ताकि चीज़ों को बार बार इस्तेमाल हो सके और वो चीज़ें ख़त्म ना हो, उनको कैसे भी करके हम बार बार रीयूज़ कर सकें। तो ऐसे ही होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसनेबल रिसोर्सेज। इसमें 3 टर्म्स आप देख रहे हैं, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। ये 3 प्रोसेसिंग हैं, इनके द्वारा हम किसी चीज को फिर से यूज करने लायक बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो वो रिन्यूएबल है, और नहीं बना सकते हैं तो उसका जस्ट विपरीत, उसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन रिन्यूएबल। तो वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज करते हैं अलग अलग प्रोसेसिंग के बाद, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल। ये काफ़ी मात्रा में हमारे देश में है, हमारे देश में नहीं, मतलब ये प्रकृति में पहले से दिए हुए हैं और इनका हम लगातार यूज़ करते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सोलर एनर्जी का हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं आजकल। सोलर से जो एनर्जी निकलती है, सोलर प्लेट्स आप सभी ने देखी होंगी, उनका हम सोलर प्लेट्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, मतलब हम उसका यूज़ कर रहे हैं। विंड एनर्जी, विंड जो हवा चलती है उसमें हम पवन चक्कियाँ लगाकर उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। और वाटर में हम टरबाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, मतलब हम इनका रीयूज़ कर रहे हैं। प्रकृति से हमको ये मिला और उसके बाद हमने इसका फिर से रिसोर्सेज के रूप में उपयोग कर लिया, इसी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, और ये हमेशा रिन्यू होते रहते हैं। दूसरे हैं, इसी में एक और लाइन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। यही बात मैंने बोली, कंटिन्यूअसली ये आगे बढ़ते रहते हैं। मैनी रिसोर्सेज आर रिप्लेसनेबल, विच मीन दिस रिसोर्सेज आर recycled within the environment by the natural process and their quantities remain constant। इनकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो नियत रहती है, लगातार बनी रहती है, ख़त्म नहीं होती, उसका यूज़ करने के बाद भी वो चीज़ वहीं पर रहती है, इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल। नेचुरल प्रोसेस एंड देयर क्वांटिटीज कांस्टेंट। ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल टेक प्लेसेस रैपिडली, वेयरएज लाइक रॉक साइकिल इज़ वेरी स्लो। अब ये क्या होता है, इसमें 2 टाइप का इन्होंने बताया कि ये है कि कभी कभी ये प्रोसेसिंग है, उसकी प्रोसेसिंग में केवल टाइम लग जाता है, बाकी चीज़ें रिन्यू वो जल्दी हो जाती हैं, कुछ देर से होती हैं। जैसे वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल कैसे काम करती है, हमारे घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है, सभी के घर से निकलता है और वो नालियों में जाता है, नालियाँ से आके नदियों में मिल जाती हैं, नदियाँ जाके समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र में का पानी गर्मी के समय में ऊपर उठकर बादल बनाता है बाष्प के द्वारा, और वो फिर से बरसता है और हमको पानी फिर से मिल जाता है, मतलब हमारे घर का पानी जाकर हमको फिर से मिल जाता है। इसी को तो बोलते हैं साइकिल, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल, और ये इसी को बोलते हैं रिसाइकिल, इसी को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। समझ में आ गया अच्छे से बात। दूसरा, ऐसी ही प्रोसेसिंग होती है रिन्यूएबल में भी, लेकिन वो स्लो होती है। जैसे पहाड़ का टूटना, पहाड़ के टूटने से ही मिट्टियों का निर्माण हुआ है, अलग अलग प्रकार के रॉक से अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेसिंग है। पहाड़ इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं, फिर उनके टूटने के बाद वो इतनी जल्दी इतने महीन नहीं होते हैं कि उनसे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ बन सकें, लेकिन ये प्रोसेसिंग होती तो है,
पहाड़ टूटकर मिट्टी बन गया, पहाड़ के अंदर की मिट्टी आज भी यहीं पर है, वो ख़त्म नहीं हुई। मतलब ये एक कांस्टेंट फॉर्म में है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग स्लो है। काफ़ी लंबा मैंने आपको समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगला देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। पेट्रोलियम, कोयला और फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैसेस, ये ख़त्म होने वाले संसाधन हैं, ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं। अगर इनको हमने प्रिजर्व नहीं किया, इनका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया, तो ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब आपके पास एक राशि रखी हुई है 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए, या अगर आपने उसका सोचा है कि जीवन में आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं रुपयों को खर्च करना है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा समय तक इनको यूज़ कर सकेगा जिनकी इच्छाएं कम होंगी, जिनका अपने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा प्लानिंग करते होंगे, उनको बजट बहुत अच्छे से बनाते होंगे, और जो ऐसे होंगे कि जो बस आज का देखेंगे कल का क्या करना है, तो वो जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे। और अगर वो 20 दिन में या 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं इस पैसे को, कहीं गाड़ी बंगले हर सुविधा का सामान खरीद कर, और उनको पता है कि आगे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो ये उनका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ऐसे ही है पेट्रोलियम, ऐसे ही है कोयला, ऐसे ही है नेचुरल गैस, जिनका इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं। पेट्रोल एक समय बाद खत्म हो जाएगा, आपके पास कितना भी पैसा होने पर आप पेट्रोल खरीद नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो निश्चित मात्रा में है। वो सूरज नहीं है कि उससे लगातार रोशनी निकल रही है, वो नदी और पहाड़ नहीं है कि मिट्टी और पानी लगातार मिलता जाएगा, और वो रिसाइकिल भी नहीं होता। आपकी गाड़ी में डाला हुआ पेट्रोल आपकी गाड़ी कुछ किलोमीटर चलने के बाद खत्म कर देती है। किसी भी प्रकार से आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से। मतलब आप उसके धुएं को किसी बोतल पीछे बांध के भर कर आप उससे दोबारा पेट्रोल नहीं बना सकते, मतलब वो रिसाइकिल नहीं होता। इसी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे की स्लाइड्स देखते हैं, और एक और पिक्चर आपके लिए यहाँ पर है। वही बात जो मैं कह रहा था वही यहाँ पे मैंने पिक्चर से आपको समझाया है कि ये है रिन्यूएबल और वो है नॉन रिन्यूएबल। एनर्जी जो है वो घूमकर दोबारा इसी में आ जाती है, जैसे पानी, वाटर रिसोर्सेज, समुद्र का पानी बादल बनकर फिर से नीचे आ जाता है। सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी का हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी, जो पेड़ की पत्तियां हैं वो टूटती हैं, गिरती हैं, खाद बनती हैं, फिर उनसे पेड़ बनता है, फिर एनर्जी यूज़ होती है। विंड एनर्जी भी ऐसी है। इसी प्रकार की एनर्जियां हैं जो कि एक साइकिल के द्वारा एनर्जी में बदलती हैं और दोबारा फिर से रिसोर्स बन जाती हैं, फिर से रिसोर्स बनती हैं, फिर एनर्जी बनती हैं, फिर रिसोर्स बन जाती हैं। दूसरी है नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, फॉसिल है। न्यूक्लियर एनर्जी है, आपने कोई एटम बम बनाया, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया और आपने उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद आप दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आपके संग पेट्रोल का है, सिंपल सा है। ये किस पर थे? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इनके निकलने के आधार पर, ये कब तक निकलेंगे और कब तक नहीं निकलेंगे। पहला पढ़ा था हमने ओरिजिन के आधार पर, बायोटिक, अबायोटिक। दूसरा पढ़ा एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। आइए आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और नया है, और ये भी आपको पता ही होगा कि ये आपसे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। ये 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स के ये होते हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। मतलब इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। रिसोर्स के ये 4 प्रकार और हैं। पहला देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। ये कैसे रिसोर्स होते हैं? इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? हम जैसे इंडिविजुअल के अपन कहते हैं ना कि हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मेरी ये बात किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी को बुरा ना लगे। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति के पास कोई रिसोर्स होना, उसका खुद का रिसोर्स होना, वो कहलाता है इंडिविजुअल रिसोर्स। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, किसी की खुद के द्वारा ग्रहण किया गया, खरीदा हुआ रिसोर्स, और उस पर उसका खुद का स्वामित्व, तो दूसरा कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल है, वो मेरा खुद का मोबाइल है, वो किसी और का रिसोर्स नहीं है, वो मेरे लिए रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारे किसानों को बहुत सारे खेत अलॉट किए गए हैं, उन्होंने उनका वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन वो उनके खुद की संपत्ति है। जिस किसान ने खरीदी है वो ज़मीन, वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड है,
गवर्नमेंट इसके रूल बनाती है और उस पर वो व्यक्ति ही खेती कर सकता है जिसने वो खरीदी है, या वो अपनी मर्जी से किसी को देना चाहे। कोई जोर ज़बरदस्ती करके ये नहीं कह सकता कि ये तो नेचुरल रिसोर्स है, ये तो धरती है, ये तो ज़मीन है, ये तो नेचुरल रिसोर्स है, सबके लिए होता है। नहीं, वो गवर्नमेंट ने अपने स्वामित्व में लेकर, अपने उसमें लेकर किसी किसान को अलॉट किया है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स बाय इंडिविजुअल। भाई ये जो कुएं होते हैं, लोगों के खुद के कुएं होते हैं, बहुत सारे गांव के लोग वहाँ जाते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन कुआं एक व्यक्ति का खुद का भी होता है और वो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पीपल इन द सिटी। हम शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, गाँव वाले लोगों के पास भी उनके प्लॉट होते हैं, खेती होती है, ज़मीन होती है। शहरों में खेती कम होती है, इसलिए प्लॉट उसको नाम दिया जाता है। प्लॉट्स मतलब एक छोटा सा स्थान, छोटा एरिया जिसमें कि एक व्यक्ति अपना घर बनाता है या उसका जिस भी चीज़ में इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके नाम पर उसकी एक रजिस्ट्री होती है, उसके नाम पर उसका एक गवर्नमेंट का लेटर होता है कि ये इस व्यक्ति के नाम पर ये ज़मीन है। ये होती है इंडिविजुअल। तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, मतलब ये किसी एक व्यक्ति के संसाधन हैं, उसका इस्तेमाल वो एक व्यक्ति ही कर सकता है या उसके घर के लोग जिसका वो चाहे। दूसरे होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समाज, समुदाय, ग्रुप, एक संगठन, एक संस्थान। मेन जो है कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय होता है, जैसे एक जिले में रहने वाले लोग, वहाँ की एक कम्युनिटी है, ठीक है। जैसे विलेज कॉमन्स होते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, चराई का मैदान होता है गांव में, सभी के लिए होता है, वहाँ पे किसी की भी गाय भैंस जाके चरती हैं। ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं, विलेजेस में पॉन्ड्स होते हैं, तालाब जो होते हैं गांव के, सबके लिए होते हैं। उस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता। गवर्नमेंट किसी को तालाब नहीं बेचता कि ये तालाब तुम खरीद लो, इसका पैसा हमें दे दो और ये तालाब तुम्हारा। किसी खेत है, उसने वो गवर्नमेंट से खरीदा है, उसमें पानी भर जाए और खेत बन जाए, तालाब बन जाए, तो वो व्यक्ति कह सकता है कि ये मेरा खुद का तालाब है। लेकिन जो नेचुरल तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। पूरी कम्युनिटी वहाँ जाकर पानी का इस्तेमाल कर सकती है। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट एंड प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज। शहरों में क्या होता है? पब्लिक पार्क्स होते हैं। भाई हर सिटी में कुछ ना कुछ पार्क होते हैं, वहाँ पर जाके कोई भी कम्युनिटी का सदस्य उस पार्क का यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जाकर कहे कि ये पार्क तो मेरा है, ये मेरी कॉलोनी में बना हुआ है, इसमें केवल मैं ही जा सकता हूँ। पिकनिक स्पॉट्स, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, अपने दोस्तों के संग पिकनिक बना सकते हैं। प्लेग्राउंड्स, खेलने के ग्राउंड्स, हर ज़िले में एक प्लेग्राउंड होता है जिसमें उस ज़िले के, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग, ऐसा नहीं है कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट से कोई आए तो वहाँ पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, नहीं, कोई भी व्यक्ति, एक कम्युनिटी का व्यक्ति वहाँ पर जाके खेल सकता है, मतलब वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। तीसरे हैं नेशनल रिसोर्सेज। देख रहे हैं कहाँ से बात शुरू हुई? पहले एक व्यक्ति के रिसोर्सेज थे, फिर कुछ व्यक्तियों के रिसोर्सेज थे, अब सभी व्यक्तियों के, मतलब एक नेशनल के रिसोर्सेज हैं, एक राष्ट्र के पूरे रिसोर्सेज हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो राष्ट्र के ही होते हैं। भारत के अंदर आने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज भारत सरकार के हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी टू पब्लिक गुड्स। और गवर्नमेंट के पास ये एक पावर होता है कि आप अभी तक जिसको इंडिविजुअल रिसोर्स अपना बोल रहे थे, गवर्नमेंट जिस दिन चाहे वो आपसे ले सकती है, आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है जनहित में, सभी के अगर उसमें हित हो रहा है। बहुत सारे लोगों के गांव की ज़मीनें गवर्नमेंट ले लेती है कि वहाँ से हाईवे निकलने, और ऐसा नहीं है कि आप मना कर दें, वो उसका आपको पैसा देगी, लेकिन आपको उसको गवर्नमेंट को बेचना ही पड़ेगा। रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। राष्ट्र को समर्पित जो भी हैं रिसोर्सेज, राष्ट्र के लिए रिसोर्सेज हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज हैं। जैसे रोड्स, कैनाल्स, रेलवे, ये तो किसी के नहीं होते, ये तो कम्युनिटी भी नहीं। भाई एक कम्युनिटी के तो चलो ठीक है, एक ज़िले के हो गए, या किसी कॉलोनी का कोई प्लेग्राउंड है और वो कॉलोनी कहती है कि ये हमारा प्लेग्राउंड है, इसमें हमारी कॉलोनी के लोग खेलेंगे, तो वो कम्युनिटी का हो गया। लेकिन रोड तो सभी की हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी स्टेट का है तो वो दूसरे स्टेट की रोड पर नहीं चल सकता है। रेलवे तो ऐसा है नहीं कि वो किसी एक स्टेट के लोगों को ही एक स्टेट तक ले जाएगा, उसके बाद वो ट्रेन वहाँ नहीं जाएगी या वो उन लोगों को नहीं बिठाएगी।
रेलवे, रोड्स, ये सब चीज़ें क्या हैं? नेशनल रिसोर्सेज हैं। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एक राजनीतिक बाउंड्री, एक पॉलिटिकल बाउंड्री, एक गवर्नमेंट की, जैसे भारत सरकार ने की जो बाउंड्री है वो, उस पर कोई विवाद नहीं, विवाद भी होते हैं, आपको पता है, कहीं पाकिस्तान, कहीं चाइना से, कहीं अफगानिस्तान, कहीं भूटान, नेपाल से कुछ ना कुछ विवाद रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी जो बाउंड्री है उनको एक्वायर ना कर लें, और लड़ाइयाँ भी बाउंड्रीज को एक्वायर करने के लिए ही होती हैं। तो लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आने वाले सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। Territorial water and the resources within. The term territorial water refers the oceanic area up to 12 nautical miles from the coast. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको हमेशा काम आएगी, कंपटीशन एग्जाम में भी ये लाइन आती है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अभी तो हमने आपको बोल दिया था कि एक मैप में जो आपके बाउंड्रीज हैं उसके अंदर आने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैं, नेशनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन किसी भी देश की बाउंड्री जो है, किसी भी देश की बाउंड्री जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री है, ठीक है, ये इंडिया की जो बाउंड्री है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ओशियन है, यहाँ भी ओशियन है, तो यहाँ से लेके समुद्र में जो दूरी नापी जाती है उसको नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स, और आई थिंक 1 नॉटिकल माइल्स में होते हैं 1.9 किलोमीटर्स। तो किसी नेशन के कोस्टल एरिया से उसके समुद्र के अंदर 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र भी उस देश का ही होता है, ठीक है। मतलब उसके अंतर्गत आने वाले रिसोर्सेस को वो ही एग्जॉस्ट कर सकता है, वही उसको खुदाई करके निकाल सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी से वो उसको निकाल सकता है। जैसे यहाँ पर हमें कई तेल के रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज मिलते हैं समुद्र के अंदर। तो ये कोई भी जो देश है, भारत देश तो हमने आपको इसलिए बताया कि अपन भारत देश में रहते हैं, हर मैप पर दिखने वाले देश जो कोस्टल एरिया से लगे हुए हैं उनके आसपास की समुद्र के 22 किलोमीटर के अंतर्गत की दूरी उनकी ही कहलाती है, ठीक है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज विद इन द टर्म टेरिटोरियल वाटर रिफर द ओशियन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। ये किसके अंतर्गत आता है? नेशनल रिसोर्सेज। मतलब भारत सरकार समुद्र में 22 किलोमीटर तक खुदाई करके कुछ भी निकाल सकती है। अब कुछ होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। पहले रिसोर्सेज थे एक व्यक्ति के, दूसरे थे किसके? दूसरे हो गए थे आपके इंडिविजुअल, के बाद हो गए थे कम्युनिटी रिसोर्सेज, तीसरे हो गए थे नेशनल, और चौथे हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, दीज रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। नो सिंगल कंट्री कैन बी यूज देयर रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल अथॉरिटीज। अब पूरे इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? फिर तो ये किसी के भी नहीं होंगे, फिर तो लड़ाई हो जाएगी कि इंटरनेशनल में तो हम भी आते हैं, इंडिया कहेगा हम भी आते हैं, चाइना कहेगा, कुवैत कहेगा, अमेरिका कहेगा, फ्रांस कहेंगे। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं वर्ल्ड लेवल पर, हर एक मिनरल्स को लेकर कि उस पर हम अधिकार तब बता पाएंगे उनको खोदने का, उनको निकालने का, रिसोर्सेज का, जब वहाँ से हम परमिशन ले लेंगे। और वो परमिशन जब हमको मिल जाएगी तो हम उन इंटरनेशनल रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया हैड टू ऑब्टेन द राइट टू माइन मैग्नीज नोडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम द एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे इंडिया को इंटरनेशनल अथॉरिटीज से ये परमिशन मिली है कि जो मैग्नीज के बड़े बड़े भंडार हमारे पास हैं वो 200 किलोमीटर, इसमें करीब दिख रही है, करीब 200 किलोमीटर तक हम समुद्र में उसकी खुदाई करके निकाल सकते हैं। ये इंटरनेशनल अथॉरिटीज से हमको मिला हुआ है। और ये इन चारों चीज़ों को चार्ट के रूप में आपको दिखाया गया है, एक इमेज बनाई हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट थे ओरिजिन के आधार पर, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी पे, तीसरे हमने पढ़े फिर ये आपके इंडिविजुअल ओनरशिप के आधार पर। तो ये इंडिविजुअल हैं, हाउस कार इंडिविजुअल है। ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, कब्रगाह देख रहे हैं,
जहाँ पर मरने के बाद किसी को जलाया जाता है, किसी को गाड़ा जाता है, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, कम्युनिटी के होते हैं। पार्क कम्युनिटी का होता है। वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स ये नेशनल के होते हैं। ये जो चीता है, ये जो तेंदुए हैं, ये मिनरल्स जो हैं ये किसी एक राष्ट्र के होते हैं। और इंटरनेशनल के अंतर्गत आते हैं सारे देशों के अथॉरिटीज़ जो बनाई गई हैं कि कौन किसी को परमिशन लेके, अगर उसको लगता है कि ये हमारा क्षेत्र है तो वहाँ पे परमिशन लेकर वो जाए और वहाँ से परमिशन लेकर वहाँ पे वो रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, नेशनल रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने अच्छे से जाना, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब आगे की स्लाइड्स में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आगे की हम आपके अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा, प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी बनाने का। और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरे पढ़ाए हुए को अच्छे से समझें, अच्छे से उसको जानें, बार बार आप सुने, ताकि आपको लगे कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ कमियां हो सकता है मुझ में हो, वो भी मैं प्रयास करूंगा सुधार करने का। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। और वही मेरी फिर से अपील है कि अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।